नमस्कार दोस्तों। काश इंडिया के इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक गाना गाने की इच्छा हो रही है और इस इच्छा के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो दो लाइन गुनगुना देता हूँ कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो जी हाँ, बात भी निकली है और दूर तलक पहुंची भी है। और यह गाना 100% फिट बैठती है। एक जानकारी देनी है आप लोगों को, और वो जानकारी हर एएस पेशेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज तक आपने कहीं भी कोई चर्चा सुनी होगी तो उसमें इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस वगैरह वगैरह के बारे में चर्चाएं सुनी होंगी। लेकिन कोई भी ऐसी चर्चा, काफ़ी कम ऐसे प्लेटफॉर्म रहे हैं या चर्चाएं हुई हैं जहाँ पे सीधे तौर से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड का यूज करते हुए विशेष तौर पे उस पर बात की गई। इन दिनों एक कार्यक्रम चल रहा है जो इंटीग्रेटेड और बेबलिंग काउंसिल IHW के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें इंडियन रिमोटोलॉजी एसोसिएशन यानी IRA द्वारा एक वर्चुअल सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। ये एक हफ्ते चलने वाले प्रोग्राम में कई नामचीन विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं हुए हैं। और इसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसमें लूपस, एरिथमेट, इन सब बीमारियों को लेकर ध्यान आकृष्ट करने की एक पहल शुरू हुई है। 7 क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी जानकारी शेयर की जा रही है, जिसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगला और उड़ीसा, ये भाषाएं हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो गाना गाया है, ये मैंने कोई बहुत अति उत्साहित होके या कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं गाया है। लेकिन चूंकि ये सिचुएशन से फिट बैठ रहा था, इसलिए ये गाना गाया है कि बात जो निकली थी वो दूर तलक पहुंच गई है और पहुंच रही है। क्योंकि जो जागरूकता काश इंडिया फैला रहा हो या काश इंडिया जैसी संस्थाएं फैला रही हों, कोई भी फैला रहा हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल क्यों ना हो, उन सब का एफर्ट अब रंग ला रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ विशेषज्ञों को, कुछ डॉक्टर्स को बायोलॉजिक्स आदि के विषय में बड़ी बड़ी जानकारियां देते हुए सुनी होगी। मरीजों को बायोलॉजिक्स लेने के लिए प्रेरित करते सुना होगा। लगभग अधिकतर जो जानकारियां साझा की जाती है वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में, उसमें बायोलॉजिक्स को प्राथमिकता दी जाती है एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानकर। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। बिल्कुल है। बिल्कुल एक मिरेकल की तरह है कि लंबे समय से डिसेबल जो मरीज हैं, दर्द से पीड़ित हैं, जो चल नहीं पाते हैं, वो बायोलॉजिक्स की मदद से एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस से रिलेटेड मरीज है, उसकी बुनियादी जरूरतों की बातचीत आपने बहुत कम करते हुए ही सुनी होगी। तो अब ये चीज हो रही है। ये एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है इस दिशा में कि डॉक्टर एक प्लेटफॉर्म पे आकर इसकी रूट कॉज, यानी उपचार क्यों नहीं हो रहा, उपचार आने में किस तरह की बाधाएं हैं, इवन ब्यूरोक्रेसी की नाकामियों पर सवाल उठा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आज का ये एपिसोड, मैं इसको खास एपिसोड इसलिए कहूँगा क्योंकि हम एक ऐसे चिकित्सक से मिलेंगे, ऐसे नामचीन चिकित्सक से मिलेंगे जिन्होंने बड़ी ही बेबाक अंदाज में, बड़ी ही खुले हुए मन से, जो तकनीकी खामियां हैं कि युवा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित युवा उपचार के अभाव में विकलांगता का शिकार हो रहा है, डिसेबिलिटी हो रही है। एक ऐसा युवा जो अपने जीवन काल में समाज को बहुत कुछ दे सकता था, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता था,
वह युवा आज विकलांगता का शिकार होकर बिस्तर पे है और सरकार संज्ञा शून्य है, ब्यूरोक्रेसी संज्ञा शून्य है। इसके अलावा हमारे जो नीति नियंता हैं, नीति निर्धारक हैं, वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। आप ये भी जानते हैं कि ऐसे मरीजों को इंश्योरेंस नहीं मिलती। उसके पीछे बहुत बड़ा तकनीकी वजह है। तो इन सब मुद्दों पर आज हम एक नामचीन रेनाउंड रियूमेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे। तो आइए हम आपको सीधे उन तक ले चलते हैं और बेबाक अंदाज में उनकी बताई गई जानकारियां आपसे साझा करते हैं। गत है, हमारे साथ एक आज बेहद विशेष शख्सियत मौजूद है। रियूमेटोलॉजी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है और जाने माने चिकित्सक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देबाशीष डांडा, जो प्रोफेसर हैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रियूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप बहुत बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। मैंने कई डॉक्टरों को देखा है, मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है। आमतौर पे डॉक्टर चिकित्सीय सलाह देते हैं, लेकिन आप मरीजों की जो रूट कॉज प्रॉब्लम है उसको लेकर एक लीक से हट के भी बहुत बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा में आप कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि जो देश में इस वक्त रिमोटोलॉजी के मरीजों की स्थिति है, जो वर्तमान चिकित्सीय स्थिति है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा आपने। जी। अभी आपको एक चीज सबसे पहले बताऊंगा, जो आप लोग डॉक्टर्स सब मिलके सरकार और पॉलिसी मेकर्स के अवेयर करना चाहिए जी। कि द वर्ल्ड के सारे डेटा लेके WHO के डेटा के मुताबिक 25% जी। ऑफ ह्यूमन बींग्स को लाइफ टाइम में रूमाटिक डिजीजेस प्रॉब्लम होते हैं। तो बहुत ओके। सारे हैं, मोर देन 200 टाइप्स है, लेकिन 25% बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसके इम्पोर्टेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियां ट्रीटेबल है, और शुरू में अगर ट्रीटमेंट करे तो इससे उनका प्रोडक्टिविटी, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन, सब कुछ ऑलमोस्ट 90% नॉर्मल की तरह किया जा सकता है। और डिले करे तो डैमेजेस बढ़ता जाता है और इवेंचुअली खर्चा, महंगा दवाई, ऑपरेशन, इस सब की खर्चा हो जाता है। जी। ये बहुत ही जानना जरूरी है कि भारतवर्ष में अगर समझ लीजिए 135 करोड़ लोगों में 25% है, तो इक्वल टू 33 करोड़, 34 करोड़ होगा। 33 करोड़ लोगों को रूमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि सबके एक टाइप की आर्थराइटिस है। किसी का रूमाटॉइड है, किसी का ऑस्टियो आर्थराइटिस है, किसी का एंक्लोजिंग है, किसी को लूपस है, किसी को सोरियाटिक आर्थराइटिस है, और बहुत सारे फाइब्रोमाइल्जिया है। तो बहुत तरीके की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो है, जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम, प्रोडक्टिविटी टू फैमिली एंड सोसाइटी, एज वेल एज बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट इतना कम उम्र से है जिनका मानसिक विकास पर असर पड़ जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। उनका पीयर प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि उसका फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ गया, वो पीछे रह गया, तो जी। उनका मन के भी असर पड़ता है। तो ये एक एक सामूहिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखे तो ये एक हाईली ट्रीटेबल बीमारियां हैं जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा ये सब ट्रीटमेंट करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। जी। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। डॉक्टर साहब, एक बुनियादी सवाल और है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं या कई ऐसे शहरी इलाके भी हैं जहाँ रिमोटोलॉजिस्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। आमतौर पे ढूंढने से मरीज मतलब
इधर उधर घूमता रहता है उपचार के लिए। ऐसे में वो दूसरे विभागों के डॉक्टर के पास जाता है। तो मुझे मतलब मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सर क्या देश में रियूमेटोलॉजिस्टों की कमी है, और अगर ये कमी है तो किन वजहों से है? एकदम परफेक्ट सवाल, एकदम सही क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा। जी। डब्ल्यूएचओ का मुताबिक 80,000 से लेके 1 लाख लोगों के लिए एक रूमाटोलॉजिस्ट चाहिए कम से कम। जी। और हमारे देश में इमेजिन अगर ऐसा हो तो 130 करोड़ के लिए कितना होना चाहिए? जी। जी। कम से कम 13 से 15 हजार रूमाटोलॉजिस्ट होना चाहिए, कम से कम। बिल्कुल। और 1 लाख लोगों के लिए एक रूमाटोलॉजिस्ट भी बहुत कम है, लेकिन तब भी कमी है। हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ रूमाटोलॉजिस्ट अभी तक जी। रिकॉर्डेड, जो इंडियन रूमाटोलॉजी एसोसिएशन का मेंबरशिप में है, जी। 1,000, लगभग 1,000 है। जिसमें ओहो। कि बहुत सारे फिजिशियंस है जी। जो एक्चुअली ट्रेन रूमाटोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन अपना इंटरेस्ट से सीखे हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तब भी काम चलता है। लेकिन एक्चुअली ट्रेन, स्ट्रक्चरली ट्रेन रूमाटोलॉजिस्ट अगर है स्ट्रक्चर ट्रेन प्रोग्राम में, तो मोर देन 500 नहीं होगा हमारे देश में। सो बहुत ही कमी है रूमाटोलॉजिस्ट के। इसका कारण यह है, जी। एक तो है कि रूमाटोलॉजी ऐसा एक स्पेशलिटी है जैसे साइकेट्री है। जैसे हमने शुरू में बोला आपको 25% लोगों का रूमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसे ही अनदर 25% लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो दुनिया ओके। का आधा हिस्सा लोग मस्कुलोस्केलेटल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। समझ लीजिए ये दोनों ही स्पेशलिटी बहुत ही नेग्लेक्टेड रहा, और ओके। जबकि दोनों ही हाईली ट्रीटेबल है। तो ओके। अगर ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे एमबीबीएस लेवल पे, एमडी लेवल पे, एज वेल एज आगे भी इनके बारे में जानकारी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम मेडिकल काउंसिल से बहुत कम था। जी। लास्ट ईयर तक मैं इंडियन रोमाटोलॉजी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो मैंने एक मूवमेंट चालू किया था कि इसके लिए हमारे देश में रोमाटोलॉजिस्ट का संख्या बढ़ाने के लिए कुछ फेलोशिप प्रोग्राम चालू किया जाए, 2 साल की मिनिमम हो, बाकी जिससे कि आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो ट्रेनिंग में। जी। लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मेडिकल काउंसिल और जिससे डीएम प्रोग्राम बोलते हैं, और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से डीएनबी प्रोग्राम बोलते, उसमें पहले सारे देश में सिर्फ 25 सीट थे पर ईयर। जी। अब जो है 50 से ऊपर हुआ है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये अभी भी जैसे ड्रॉप इन द ओशन है, समुद्र में एक बूंद की तरह है, ये कुछ भी नहीं है। जी। अच्छा, दूसरी बात है कि आ, हमारे देश में लोगों का विचार है, जबकि एकदम गलत फहमियां है कि रूमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए। जी। जी। बिल्कुल। देखिए, बाय डेफिनेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन का मतलब वो सर्जन है, उनका काम है चीरा लगाना, उनका काम है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। जब जी। आपको रूमाटोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो धीरे धीरे आप ऑर्थोपेडिक पेशेंट तो बन ही जाएंगे, क्योंकि जी। आपको जॉइंट जब डिफॉर्म हो जाएगा, एकदम फ्यूज हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करके बदलना पड़ेगा। तो ओके। यही चीज है कि बहुत सारे ऐसा आर्थराइटिस में जिसमें ऑपरेशन ना भी हो सकता है। जी। सो स्ट्रक्चर तो ऐसा होना चाहिए, पहले फैमिली फिजिशियन और जनरल फिजिशियन को प्राइमरी केयर रूमाटोलॉजी के लिए थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए। जी। नेक्स्ट स्टेप में जाके वो रेफर करे रूमाटोलॉजिस्ट के पास। ओके। सो जनरल प्रैक्टिशनर्स, फैमिली फिजिशियंस और जनरल फिजिशियंस, ये तीनों मिलके पहले कांटेक्ट में पेशेंट को देखे और उनके बारे में वो जितना बेस्ट पॉसिबल करे, और जो उनको समझ में नहीं आता है वो रूमाटोलॉजिस्ट के पास भेजे। फिर रूमाटोलॉजिस्ट के साथ उनका एक लिंक होना चाहिए, ये बोलते हैं रेफरल सिस्टम। जी। आप विदेश में जाएंगे, मैं 3 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा, 1 साल अमेरिका में रहा, वहां पे सबसे स्ट्रेंथ यह है कि उनका रेफरल सिस्टम बहुत अच्छा है। ओके। अगर पेशेंट जो है पहले जीपी के पास जाएगा, चाहे कुछ भी हो, जीपी का काम है तुरंत उनका प्राइमरी केयर कर दे, करके उनको तुरंत स्पेशलिस्ट के पास रेफर करे। जी। ये सिस्टम इतना मजबूत है, ये फिजिश जो रेफरिंग जीपी है या फिजिशियन है, और जो स्पेशलिस्ट ने देखा उनको, इन दोनों के साथ एक दूसरे में बहुत स्ट्रांग लिंक है। चिट्ठियां चलती है दोनों में, ईमेल से करस्पॉन्डेंस होता है, फोन पे बात होता है। सो इससे क्या होता है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहता है। जी। अब हमारे देश में क्या होता है, लोग जो है भटकते रहते,
यहाँ से वहाँ। और कभी कभी आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, मोस्टली ये कहूंगा कि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, कभी कभी लोग जो है बहुत सारे गलत फहमियां, गलत गलत मिसकॉन्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनसाइंटिफिक सब्सटेंस का विक्टिम भी होते हैं। उसमें कुछ लोगों का हेवी मेटल, कुछ लोगों का टॉक्सिक हाइड्रोस्टेरॉइड्स या प्लांट टॉक्सिन्स का सब्जेक्ट होना पड़ता है। और जी बहुत सारे जगह में ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम पे उनका एक्सप्लॉइट भी किया जाता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव सिस्टम का जो सेंटर्स है वहां पे उतना सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा है। और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि हमारे सबके मन में नेचर के प्रति एक वीकनेस है। हम जी एक लोग बोलेंगे कि ये एलोपैथी में सब साइड इफेक्ट है, वहां पे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले कहूंगा देयर इज नथिंग कॉल्ड एलोपैथी, देयर इज मॉडर्न मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। हम लोग मॉडर्न मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, जो एविडेंस से, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से प्रूवन इलाज है वही करते हैं, जी और जिसका कोई बायोलॉजिकल बेसिस हो। ऑन द अदर हैंड कुछ ट्रेडिशनल चीजें अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज अच्छी हो, लेकिन उनका साइंटिफिक तरीका से स्टडी नहीं हुआ है, इसका अच्छे बुरे नहीं मालूम है। तो उसका अप्लाई करने के लिए कुछ सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, जो हमारे देश में है नहीं अनफॉर्चुनेटली। सो जी ये प्रॉब्लम है। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है पब्लिक का माइंड में, पेशेंट का माइंड में, सोसाइटी का माइंड में, सरकार का माइंड में, और जो रेगुलेटरी बॉडी है सबका माइंड में जो है अवेयरनेस फॉर रुमाटोलॉजी जीरो है। मैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल पे आ रहा था, अभी आपने चर्चा कर ही दी। मैं सर हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि आज के डेट में हर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के मरीजों के मन में है। वो अपने आप को बहुत ही नेग्लेक्टेड फील करते हैं इस मामले को लेकर। सर आप ये देखते होंगे कि जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको भी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। एक कैंसर मरीज को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो उसके उसका जीवन हाशिए पे नहीं होता, वो तुरंत मृत्यु नहीं होती है उनमें से अधिकतर मरीजों की। कैंसर मरीजों की मैं मानता हूँ होती है, लेकिन ये जो बीमारी है, जो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें तो एक व्यक्ति जिंदा रह के भी लगभग मौत के बराबर जिंदगी जीता है। और दूसरी बात, इसमें युवाओं की संख्या काफी है, मतलब ये स्पेशली युवाओं को ही हिट करता है। तो सर बावजूद इसके जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, या फिर जो नीति निर्माता है, इसको महज एक ओपीडी ट्रीटेबल मतलब बीमारी मानते हैं, और इसको हेल्थ इंश्योरेंस इसके पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं करते। लंबे समय से डी लिस्ट में ये बीमारी है, मतलब जो नीति नियंताओं हैं उनकी तरफ से। तो सर मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या मतलब पेशेंट्स इसी तरीके से सफर करते रहे, उपचार के बिना डिसेबल होते रहे? एकदम 100% रिलेवेंट सवाल है। और मैं आपके साथ, सारे पेशेंट के साथ जुड़कर ये अवेयरनेस के लिए मैं आपके साथ चलने को, आंदोलन करने को तैयार हूं। थैंक यू क्योंकि सर। ये इसलिए जरूरी है, आपने जो बोला है ये सब यंग लोगों की है, ये सब जो है लाइफ का बेस्ट पीरियड का है, जी जिस समय वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गलत फहमियां। मैं तो सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि जी सरकार तो मंत्रियां जो होते हैं वो तो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे नहीं है, एक दो हो भी सकता है, नहीं बिल्कुल। है। तो उनको जो है समझाना, एक्सेप्ट गाइड करना, ये तो पब्लिक का, सोशल एक्टिविज्म का काम है। और ये सब, ये चीज जो है, अगर मेरे को मौका मिले, अगर मेरा आवाज कहीं पहुंचे, सरकार तक ना पहुंचे या पॉलिसी मेकर किसी के तक पहुंचे, ये उनको मैं बोलूंगा। अभी सिर्फ एंकलोजिंग का ही बोलूंगा, बाकी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का दूसरा फोरम में बोलूंगा। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, जी जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है। क्या आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करते? उनको इलाज करने से आपको नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं आप, बोथ इन क्वालिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सिम्टम रिलीफ। जी अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का आप ठीक से इलाज नहीं करेंगे,
उनका हार्ट अटैक हो सकता है, उनका स्ट्रोक हो सकता है, उनका ब्लाइंडनेस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ऐसे ही एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक से इलाज नहीं करेंगे, एक तो पत्थर जैसा बन जाएंगे, ऐसे घूमना पड़ेगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगा पूरा स्पाइन। दूसरा, उनका किडनी में असर हो सकता है, 25% का आंख में असर होता है, यूवीआइटिस होते हैं, 10% को हार्ट का वाल्व खराब हो जाता है, जी। हार्ट में कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी होते हैं, लंग में फाइब्रोसिस हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में किडनी में एमाइलॉइड प्रोटीन जमा हो जाता है, किडनी फेलियर हो सकता है। इसका प्रेशर का वजह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर हुआ तो पैरालिसिस हो सकता है, चारों लिम्ब बेकार हो सकता है, ओके। बावल ब्लडर पायखाना पेशाब की जो है कंट्रोल चला जाता है। ये सब नहीं हो सकता है। आप जो है, ये कौन सा जमाना की बात कर रहे हैं हम लोग, जो बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही कुछ पेन किलर दे दो छोड़ दो। अभी पिछले 15-20 साल में रूमाटोलॉजी में इतना रिवोल्यूशन आया है ट्रीटमेंट का, इतना बढ़िया दवाई आ गया। जी। जो हमारे टीचर ने हमको समझाया था कि देखिए ये तो एंक्लोजिंग पत्थर जैसा लेटा हुआ है 10 साल से बिस्तर पे, उसको कुछ पेन किलर दे दो या सल्फासलाइन को दे दो बस। आप जो है बायोलॉजिक्स लगाने से जो 10 साल में खड़ा नहीं हुआ वो बैठ सकता है, जी। चल भी सकता है। अगर जॉइंट सारे हिप जॉइंट नी जॉइंट खराब हो जाएगा, उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप, और ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाता है। दोबारा बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे तब भी, जी। लेकिन ये जो 40 इयर्स टाइम है ये बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। जो ये सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हो सकता है, अपना लाइफ एंजॉय कर सकता है, अपना फैमिली में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो चाहे सर्जरी का जरूरत होगे तब भी उसका रास्ता है, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तब भी उसका रास्ता है। खर्चा तो होगा, लेकिन एक आदमी का लाइफ के सामने 2, 4, 10, 20 लाख रुपए कुछ नहीं होते, क्योंकि उससे 10 गुना सोसाइटी को देगा। अगर कोई एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट, ही मे बी ए बिग आर्टिस्ट, ही मे बी ए बिग साइंटिस्ट, ही मे बी ए बिग आईएएस ऑफिसर, वो कुछ भी हो यस। सकता है। बिल्कुल। उसको क्यों रोक, हमें कोई राइट नहीं है उनको रोकने के लिए ऐसे गलत फहमियां स्प्रेड करके। मैं तो चाहूं आप मेरा आवाज अगर कहीं पहुंचवा दे, जो जी। रेगुलेटरी बॉडी है, कि आपके लिए ये एकदम हाईली ट्रीटेबल कंडीशन है, जैसे सारे इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, जैसे रूमाटॉइड है, जैसे लूपस है, ऐसे ही सोरियाटिक हो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, इनको अच्छी तरीके से इलाज के लिए सबको आगे आना चाहिए। फैमिली, सोसाइटी, सरकार, पॉलिसी मेकर्स, इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा इंडस्ट्री, सबको इनको साथ देना चाहिए। ये 1-2 दिन का मैं बताऊंगा नहीं। मेरा जान पहचान बहुत सारे डॉक्टर है जो जी। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लेकर सर्जन बन गया और ओके। सर्जरी भी करते हैं, जी। जी। समझ लीजिए। तो ये जो है, आपने मोहम्मद आसिम खान का नाम सुना है? जी। मोहम्मद जी। आसिम खान एक पाकिस्तानी ओरिजिन रूमेटोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। आज से 10 साल पहले वो एकदम वन ऑफ द टॉप में था। अब थोड़ा एज हो गया उनका, 80 के ऊपर हो गया। मैं मिल चुका हूँ 2-3 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ओके। मोहम्मद आसिम खान, तो उनका जो एमबीबीएस पढ़ते समय पेन किलर खाते खाते किसी तरीके से एमबीबीएस पास किया, फिर अमेरिका चले गए। वो वहां जाने के बाद तब भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत सल्फासलाजिन मेथोट्रेक्स लिया उनका, तभी ऑलरेडी हिप जॉइंट नी जॉइंट खराब हो चुका था। उनका चारों जॉइंट बदला और जी। वो जी। रूमाटोलॉजिस्ट बना, और वो प्रैक्टिस ओके। करते हैं, और दो ओके। दो बार बना। और जो एयरपोर्ट से जाते हैं तो सिक्योरिटी, आप तो थोड़ा मॉडर्न हो गया, उस समय सिक्योरिटी वाला उनको 10 बार रुकते थे। जैसे मेटालिक डिटेक्टर से उनका साउंड आता है जॉइंट रिप्लेस जी। हुआ है, और देखते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट है और नाम मोहम्मद आसिम खान है, उनको रुकवा देते, उनको 10 बार सर्च करते हैं। तो जी। खुद ही बोलते थे, ये मजाक करके बोलते थे, देखो मैं तो मोहम्मद आसिम खान हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं जी। पाकिस्तान से हूँ, और मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है मेरा, और ये मेटालिक डिटेक्टर, तो वो सोचते मैं कोई टेररिस्ट हूँ। तो ये अच्छा। मजाक करके बोला है, जी। बट ही जी। हैज डन इतना, बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत लोगों को हेल्प किया है। वो बीमारी लेके अमेरिका में 60-60 किलोमीटर रोज ड्राइव करते थे जब गर्दन घुमाने में दिक्कत होता था। ओके। तो एक तो अपना वो चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, दूसरा फैमिली सपोर्ट चाहिए, तीसरा सोसाइटल सपोर्ट चाहिए, उसके बाद सरकार की बात है। अभी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है कि आपको इसको एक मूवमेंट बनाना चाहिए, जो हमें श्योरली सरकार जानेंगे। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे नाम, सेलिब्रिटीज है जी। जिनका जी। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके। ओके। और आपको दिखाऊंगा जो अर्ली एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 2 साल के अंदर डिटेक्ट हो जाता है,
उसको देखने से कोई बता भी नहीं सकता एंक्लोजिंग है, क्योंकि इलाज उनको चल रहा है। इनमें से एक आध को मैं भी जानता हूँ सर। हाँ जी, मैं जी किसी जी का जी। नाम लेना हाँ, प्राइवेसी उचित का नहीं है, कारण उचित उचित नहीं नहीं है। है, जी जी लेकिन जी। बहुत टॉप टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस में है। तो जी ये जी समझ लीजिए, जो वो है बड़े बिजनेसमैन है, टॉप जी इंडिया का नंबर, वो भी नहीं बताऊंगा, टॉप जी जी नंबर्स में है। जी जी ऐसे फैमिली में भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उनको चाहिए आपके साथ देना, उनको जी चाहिए सरकार को इन्फ्लुएंस करना, जी। उनको चाहिए कि आपके लिए इलाज के सारे व्यवस्था करना। सो तो हम तो इसके अच्छा भविष्य देखते हैं। तो अगले प्रश्न पे आने से पहले एक मैं अपने व्यूअर्स को एक सूचना देना चाहूंगा कि कास इंडिया जो कैंपेन अगेंस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उन्होंने बाकायदा पीएम को भी पत्र लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए। व्यक्तिगत स्तर पर खुद मैंने एस विक्टिम होते हुए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी सभी को मिले इसकी मांग की है, इसके लिए पत्र लिखा है कास इंडिया की तरफ से। तो जो भी कास्ट इंडिया कर सकता है वो अभी तक कर चुका है, उस पर कुछ काम भी हुआ है, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें अभी ये मामला विचाराधीन है। तो डॉक्टर साहब मैं अगले सवाल की ओर आप आपसे बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब एक बुनियादी सवाल और है, जैसे मान लीजिए रियूमेटोलॉजिस्ट उपचार करते हैं, लेकिन एक ऐसा फेज आता है कि मरीज को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत पड़ती है। भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें रिहैबिलिटेशन यानी पीएमआर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट स्थापित करने के लिए कहा गया था सरकार द्वारा। कई नामचीन अस्पताल हैं जिसमें ये विभाग है भी, लेकिन अगर बड़े मामले में देखा जाए, अगर बड़ा आंकड़ा निकाले हम, तो देश के बहुत ही चुनिंदा अस्पताल ऐसे हैं जिसमें पीएमआर डिपार्टमेंट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो पीएमआर डिपार्टमेंट हैं और वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, मरीज के इलाज के लिए उनके पास पूरी तरीके से संसाधन नहीं है, तो इसको आप एज अ रिउमेटोलॉजिस्ट कैसे देखते हैं इस चीज को? क्या ये एक तो खुद ही ये बीमारी एक मेडिकल डिजास्टर है यंग पेशेंट के लिए, ऊपर से इस तरह की व्यवस्था होना क्या एक डिजास्टर से कम है? एकदम सही बात है। रूमाटोलॉजी का, कोई भी रूमाटोलॉजी डिजीज में, रूमाटोलॉजिकल डिजीज में जी ट्रीटमेंट हमेशा टीम एफर्ट होते हैं। सिर्फ रूमाटोलॉजिस्ट अकेले कुछ नहीं कर पाता है। रूमाटोलॉजिस्ट तो है ही है, जिनका काम है उनको डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट प्लान करना, मेडिकल ट्रीटमेंट करना। जी ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए जहां पे सर्जरी का जरूरत होगा, पीएमआर चाहिए जहां फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पोडियाट्री, हाइड्रोथेरेपी, ये सब चाहिए। जी उसके अलावा नर्सेस चाहिए। उसके बाद सोशल वर्कर चाहिए जो आपके साथ लिंक करेगा सरकार की और इंश्योरेंस कंपनी के, जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। जी तो पीएमआर डिपार्टमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट ऑफ कोर्स नंबर वन इज मेडिकल थेरेपी, उसके बाद फिजिकल थेरेपी। लेकिन ये नहीं कि एक हो या एक ना हो, दोनों ही चाहिए। तो जी सभी जगह में ये होना चाहिए, और फिजियोथेरेपी सेटअप बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमको ये देखना है कि अगर बहुत दिन हो जाएगा बीमारी, तो मसल्स का वेस्टिंग हो जाता है। तो मसल्स जब वेस्टिंग हो जाता है, उसके उससे क्या होता है, सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ओके ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इमोबिलिटी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओके सो ऐसे आप जानते हैं, एंकलोजिंग में अगर सर्वाइकल स्पाइन फ्यूज हो गया, तो ऐसा होता है, कभी ऑपरेशन टेबल में पेशेंट का डेथ हुआ है, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट का अगर मालूम नहीं है कि इनका एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है ठीक से, वो जो ट्यूब डालते हैं, गला ऐसे करते हैं, जब इंट्यूबेट करते हैं, उस जी जी समय स्पाइनल कॉर्ड में इतना जोर से प्रेशर हो जाता है कि डेथ भी हो सकता है। ओके अच्छा, एक चीज मैं पहले वाला पॉइंट में भूल गया था, जो यहाँ बोलना चाहूंगा, जी जी वो बिल्कुल। है कि हमारे इंश्योरेंस कंपनी का कुछ अजीब सा तरीका है हमारे देश में। एक तो है कि नंबर वन, प्री एग्जिस्टिंग बीमारी के लिए कोई उनका वो नहीं होना चाहिए। ये तो इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जी सोसाइटी में इतने लोगों का इतना परसेंट ये बीमारी है, उसी हिसाब से यू कैन कैलकुलेट द प्रीमियम। लेकिन आपको प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को इतना हैरस करना ये सही नहीं है, क्योंकि ये बाद में अच्छा हो जाएगा। और जी दूसरी बात है, ये जो पॉलिसी आपने इनडायरेक्टली हिंट किया है कि जी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ अगर, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी कोई बिल पास नहीं करते हैं।
हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रीटमेंट मॉडर्न होता जाएगा ऐसे ऐसे डोमिसिलरी भी हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट टीएनएफ ब्लॉकर शुरू में आया था इन्फ्लिक्सिमैब, जो इंट्रावेनस भर्ती करके आधा दिन के लिए, एक दिन के लिए रखना पड़ता था। अब जी, जो है जो सबक्यूटनेस हो गया, चाहे एडालुनिमैब हो, चाहे गोलुमिमैब हो, चाहे आपको क्या बोलते हैं सेकुकुनिमैब हो, ये सब स्किन का नीचे लगा सकते, पेशेंट खुद लगा सकते। तो ये तो और अच्छी तरीके हुआ है। ये तो लगाना ऐसे ही होना चाहिए, आपको हॉस्पिटल में अगर भर्ती ना होना पड़े तो ये तो अच्छी बात है। तो जी, इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी के मुताबिक ट्रीटमेंट अगर अच्छा हो जाए तो उनसे नहीं मिलेगा सपोर्ट। ट्रीटमेंट अगर पुराना ढंग की हो तो उनसे उनसे इलाज मिलेगा। एक्चुअली हॉस्पिटल में भर्ती करना, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। सर। इंट्रावेनस लाइन, हाँ बोलिए। सर, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक हाँ हाँ चीज मेरे sure। ध्यान में आ गया अचानक। हाँ 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 हाँ। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो केवल प्राइवेट इंश्योरेंस को ही नहीं, हाँ। बल्कि भारत सरकार को आयुष्मान भारत योजना में हम्म, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस या इससे इससे जुड़े जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रोगियों के, हम्म, उसको शामिल करने की भी एक पहल कास इंडिया के द्वारा की गई थी। एक अच्छा पत्र व्यवहार उनसे किया गया था। लेकिन उनके अच्छा। उत्तर को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप समझ भी सकते हैं इस चीज को। उन्होंने यही तर्क दिया था, चूंकि यह बीमारी ओपीडी में ट्रीट होती है, इसलिए हम हम्म, इसको इंश्योरेंस के दायरे में नहीं ला हाँ सकते हैं। हाँ और जान के हैरानी होगी आपको सर कि उन्होंने प्रॉपर वे में इसका रिप्लाई भी नहीं किया था। दोबारा रिप्लाई जब मांगा गया फिर भी रिप्लाई नहीं किया। तो आप ये सोचिए कि एक ब्यूरोक्रेसी स्तर पे किस प्रकार एब्सोल्युटली। की उदासीनता है। तो आपने बिल्कुल। जो ये चीज कही है कि इसमें सरकार की गलती वो जो है नहीं, मतलब कम है, बल्कि हाँ एक मतलब अधिकतर गलती जो है वो ब्यूरोक्रेसी स्तर पे ही, ये बात बात बिल्कुल फिट बैठती है हाँ। इस उदाहरण को देते हुए। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा, चूंकि कोरोना का समय चल रहा है हम्म, और जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट होते हैं वो ऐसे ही हाशिए पे हैं अपने इम्यून सिस्टम की वजह से। तो सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर कोई एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस का मरीज अगर उसको इंजेक्शन लेना हो, कोविड का इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी, अभी अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमाटोलॉजी से कुछ गाइडलाइन आए हैं। जी, ऐसे तो आप जानते हैं कोविड इज अ डायनामिक साइंस, एवरी डे नया नया फैक्ट्स आते हैं, और जो जी, हमने कल देखा आज बदल जाते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि जिनका मेथोट्रेक्सेट चलते हैं, जी। मेथोट्रेक्सेट की गोली हफ्ते में एक दिन वाला, उसको वैक्सीन का हर डोज लगने का एक हफ्ता बाद तक बंद रखने के लिए बोलते हैं। जी, एक हफ्ता बाद तक बंद रखते हैं, क्योंकि देखा गया वो भी एक्सपीरियंस आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से आया है, इसमें तो कोई ट्रायल नहीं है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में देखा गया कि अगर एक हफ्ता मिथोट्रेक्सेट बंद रखे वैक्सीन के बाद, तो एंटीबॉडी का असर थोड़ा अच्छा होता है, मतलब प्रोटेक्शन अच्छा होता है। ओके, और अगर मिथोट्रेक्सेट चालू रहे तो थोड़ा कम रहता है। ओके। अबाउट बायोलॉजिक्स के बारे में, टीएनए ब्लॉकर कुछ लोग बोलते हैं कि इसको बंद करने का जरूरत नहीं है। हुँ, बहुत लोग बोलते हैं इसको बंद करने का जरूरत नहीं है। जी, लेकिन जिनका कुछ लोग बोलते हैं कि जिन्होंने जैसे जिनका प्लाज्मा थेरेपी, अगर कोविड हो गया था प्लाज्मा थेरेपी मिला, आईवी आईजी रेयरली होता है, आजकल यूज नहीं होते, या रिटुक्सिमैब तो एंगस्पॉन में यूज नहीं होते, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस दूसरे टाइप में होते हैं, उस सब के लिए कुछ दिन के लिए बंद रख, एक महीना कम से कम बंद रखने के बोलते हैं। सो ओवरऑल सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि आपको वैक्सीन लगना ही चाहिए। ओके। और एंटोनी फाउची का नाम सुना आपने, जो इतना बड़ा फेमस फिजिशियन है अमेरिका का, जिन्होंने ट्रम्प के साथ काफी उनको लड़ाई करना पड़ा जी, उनका जी, जी, गलत पॉलिसी का अगेंस्ट में, जबकि उनका लाइफ का थ्रेट तक हुआ था। तो जी, डॉक्टर एंटोनी फाउची ने बहुत सुंदर से बोला है, अगर किसी का इम्यूनो सप्रेशन बंद नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी बढ़ जाएगा, तो उसी का ऊपर ही आप वैक्सीन लगा दो। तो वो बोलते हैं सम बेनिफिट इज बेटर देन नो बेनिफिट। जी, कुछ तो फायदा मिलेगा, वो ही आपको बचाएगा। और सबसे अच्छी बात इस समय, सब आपको जिनके पास आपके ये चैनल का मैसेज पहुंचेगा उनको बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
वैक्सीन को मना ना करें। अगर आप कभी अगर एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन नहीं हुआ पास्ट में, आपको जरूर वैक्सीन लेना है, क्योंकि जी वैक्सीन लेने का बावजूद आपको इन्फेक्शन कोविड का हो सकता है, अप टू 30% हो सकता है। जी जी लेकिन ये देखा गया सीरियस कोविड, क्रिटिकल कोविड जो आईसीयू में जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर में डालना पड़ता है, डेथ हो जाते हैं, वो नहीं है बिल्कुल। ओके सो दैट इज ए बिग रीअश्योरेंस। इसीलिए वैक्सीन तो लगना चाहिए। और मेथोट्रेक्सर अगर एक हफ्ता बंद कर सकते तो अच्छी बात है। ओके और आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा, मेरे को नहीं पता था आप इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन आप लीड कर रहे हैं, आपने रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट को। मैं आपको साथ देने को तैयार हूँ। अगर आपको कोई लेटर अगर मैं लिख सकता हूँ कि जैसा किसी ने अगर रिफ्यूज कर दिया कि एंकलोजिंग घर ओपीडी में इलाज होता है, सो जी मैं बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को टफ लेटर दिया हूँ। जी क्योंकि मैं, जैसे आपने बोला शुरू में, हम जब पेशेंट को इलाज करते हैं, हम सारे डॉक्टरों को ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक स्पाइन नहीं है, जॉइंट्स नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये हार्ट, लंग्स, माइंड, ब्लड एंड फ्लैश का फुल ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल इमोशंस, उनका बिल्कुल सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ है। तो एज ए फुल ह्यूमन बीइंग होलिस्टिक ट्रीटमेंट अगर करना है तो पेशेंट का ये सारे प्रॉब्लम एड्रेस करना पड़ेगा। एंड हम ये भी देखा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में हेल्थ पॉलिसी में पहले से काफी सुधार आ रहा है। तो जी हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये स्ट्रगल सक्सेसफुल होगा। जी और इसके लिए और लड़ना पड़ेगा, और सही जगह में खबर पहुंचना चाहिए। जी एक्चुअली स्पीकिंग, आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। जी अगर आपको वो मिले, उनको अगर सुनने का टाइम दिया जाए, और जो जो सेलिब्रिटी आप जानते हैं जो टॉप लोगों का है, जी जी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर, तो आपका ये पास हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बड़े लोगों का नाम आ जाए सामने तो ये लोग समझ जाते हैं बहुत सर आसानी से। मैं अपॉइंटमेंट की कोशिश में हूँ, काफी हाँ, समय से मैं जुटा हुआ हाँ, हूँ और मुझे आशा है कि हाँ पीएम जी, जरूर इस चीज को सुनेंगे। मैंने इस बिल्कुल। बाबत भी एक चिट्ठी लिखी है और हाँ मैं जी, इंतजार कर रहा हूँ कि उसका हाँ जवाब जी। आए। हाँ, तो वो तो उनको बहुत सारे काम देखना पड़ता है, हो सकता है ये। जी जी लेकिन आप जारी रखिए अपना लड़ाई। और मैं सर बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं मतलब इसी बिना पे ये आशा ही एक है कि हाँ मैं जी, इस बीमारी से जूझते हुए यस, भी मैं वो एब्सोल्युटली, काम कर रहा हूँ जो समाज में चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल। हिम्मत मतलब ये इंस्पिरेशन मुझे जो है आप मतलब आप जैसे ही विशेषज्ञों को सुन के या फिर उनके मार्गदर्शन से मिलती है और प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ कर सकूं ऐसा। कि अवेयरनेस तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। कुछ प्रोडक्टिव चीजें हों उस बिल्कुल, कोशिश में मैं सब जुटा हुआ हूँ। देखिए मेहनत कब ठीक, रंग लगती है। तो ठीक है। मित्रों आपने देखा कि जैसी उम्मीद थी और जैसा मैंने सुना था और जैसा मैंने डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल बेबाक उसी अंदाज में एक एक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। इन्होंने आमतौर पे उन चीजों पे जवाब दिया है कि आमतौर पे डॉक्टर्स उस पे बोलना पसंद नहीं करते हैं, बचते हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने कीमती वक्त निकाला, इसके लिए कास इंडिया और पूरा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जो भी पीड़ित मरीज हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आपको बहुत शुभकामनाएं। और आप जितने एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं भारतवर्ष में, सबको आप मेरा शुभकामनाएं दीजिएगा। और हम ये भी कहना चाहूंगा, हम लोग इंडियन रोमाटोलॉजी एसोसिएशन ये हफ्ता जी रोमाटोलॉजी वीक बना रहे हैं, और वी आर डूइंग पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है। जी और मैंने एक साउथ एशियन फोरम बनाया है जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जी सबके एक साथ एक डॉक्टर का फोरम बनाया हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक पेशेंट का भी फोरम बनाए। तो बिल्कुल क्योंकि हम लोग कल्चरली बहुत यकीन है, जी जैसे आप ज्यादा पेशेंट एक साथ लेंगे, आपको नया नया आइडियाज मिलेगा, नया हेल्प मिलेगा, नया एग्जाम्पल्स मिलेगा। बिल्कुल और आप अपना संग्राम जारी रखिएगा, आप बिल्कुल जीतेंगे मैं जरूर। उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आप इसी तरीके से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। आपको थैंक यू। एक अग्रिम मतलब मेरी तरफ से इनविटेशन है कि मैं दोबारा भी आपको थैंक इस यू, प्लेटफॉर्म पे बुलाऊं। तो एकदम थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा इमोशनल बात। जी 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 तो मेरा फादर अभी नहीं है, और जी जी 80 साल उम्र में, 10 साल पहले उनका डेथ हुआ था लंग कैंसर से। जी जी तो मेरे को बोलता था, तुमने पेशेंट केयर में अच्छा काम किया,
तुमने टीचिंग में अच्छा काम किया, तुमने रिसर्च में अच्छा काम किया, एक काम तुमने अभी किया नहीं। जी जी मुझे क्या बोलो, सोशल काम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया नहीं। जी जी, बड़ी बात कही। मेरे को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, कि उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जी जी मेरे बाद में समझ में आया कि यस, ये बात है जो हम, तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि मैं ओपीडी में सारे पेशेंट के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। मैं कुछ लोगों को कर्म संस्थान मिलने में, जॉब मिलने में, या कुछ चीज अपना इनिशिएट करने में एनकरेज किया, जी गाइड किया। जी लेकिन इससे बड़ा तो मैंने इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन में जब मैं प्रेसिडेंट था लास्ट ईयर, एक पेशेंट सेल बनाया। जो जी पेशेंट सेल, इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन में लास्ट ईयर फाइजर से आईआरए को 35 लाख का ग्रांट दिलवा दिया जी पेशेंट एजुकेशन मीटिंग करने के लिए। और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं। जी सो पेशेंट के साथ, विद पेशेंट लीडर्स, आई इन टच विद बहुत सारे पेशेंट, रूमाटॉयड, लूपस, एंगस्पॉन। तो मैं एक पेशेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाह रहा था सारे रूमाटोलॉजिकल पेशेंट्स का। तो आप भी जी। उसमें ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल सर, ज़रूर करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस थैंक यू, कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम था, ये मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत ही विशेष साबित होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें बताई हैं जो कि अभी तक आप लोगों के नॉलेज में नहीं रही होगी। तो मैं आगे भी इसी तरीके की जानकारी परक जो कार्यक्रम है, आप तक लेकर आऊँगा। फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।